हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो ये राजीव अनसॉल्व पेपर्स विज्ञान के लिए कक्षा 10 के लिए हमने ले लिया है और इसके अनसॉल्व हम कराने वाले हैं। कुछ एक प्रश्न सेट तो करवाएंगे ही। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हम एग्ज़ाम में कैसे लिखें ताकि अच्छे नंबर मिलें। तो विज्ञान में हम शुरू कर रहे हैं, आप सभी कॉपियों को समझें। कुछ ख़ास बातें हम बताने वाले हैं और वही आपके बेस को तैयार करेंगे। तो फ़िलहाल देखिए भाई, ये है 2022 जो मॉडल पेपर 2022 के अभ्यास हेतु है यहाँ पे जो दिया गया है इनकी किताब में और इस अनसॉल्व में, और एक ही मॉडल पेपर रहता है, बाकी तो ढेर सारे क्वेश्चन हैं ही। यहाँ पे विज्ञान जो होता है 3 खंडों में बटा होता है। पहला वाला भौतिक विज्ञान होता है, फिर आपका रसायन विज्ञान मिल जाता है और फिर जीव विज्ञान होता है। तो इस प्रश्न को हम इस वीडियो में कुछ एक प्रश्नों को हल कर रहे हैं और उन्हीं को हम देखेंगे। आपको पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे हमको हल करना है विज्ञान के इस पेपर को। सबसे पहले तो ये खंड का है, तो आपको जब भी कॉपी मिलेगी तो पहले वाला जो पेज रहेगा, देखिए लंबा सा पेज ऐसा करके रहेगा, ऐसा लंबा करके रहेगा। हमारे पास जो भी सुविधा थी उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे लिखा है। तो भाई बात ये रहेगी, पहले तो नाम लिखने के लिए रहेगा जहाँ पे, तो वो तो भर लिया। उसके बाद ऊपर ही आप खंड का डालिएगा, ठीक है। खंड का भौतिक विज्ञान पहले शुरू कीजिएगा, फिर आप ऊपर खंड का डाल सकते हैं, स्केच से डाल सकते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं। जैसी आपकी राइटिंग होगी, जितना आप बेहतर लिख सकेंगे उतना बेहतर रहता है, वो ज़्यादा वही प्रभाव डालता है। बाकी तो आप क्या ही कर सकते हैं किसी चीज़ में। तो प्रश्नोत्तर संख्या आप 1 डालेंगे या फिर आप जो भी लिखना चाहते हैं, जो भी अच्छा लगता है आप वो लिखें, ठीक। हमने प्रश्नोत्तर संख्या ही लिखना सीखा, वही हम हमेशा डालते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 1 हमने डाल दिया और 1 लाइन छोड़ दिए, ठीक। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे ये लाल वाली लाइन के साथ मत लिखिएगा, उसको लाइन छोड़ करके तब ये प्रश्नोत्तर संख्या डालिएगा। तो आप वैसा कर सकते हैं जैसा आपको भी पसंद आए। और आगे बात करेंगे कि हर एक क्वेश्चन के साथ में हमने 1-1 लाइन छोड़ी है और क्वेश्चंस को हल करते वक्त कहीं पे भी बीच में लाइन नहीं छोड़ी है। प्रश्नोत्तर संख्या अब इसमें आपके पास कितने हैं? 1 2 3 4 टोटल क्वेश्चन है बहुविकल्पी जो हैं, उनको हमने यहाँ पे हल किया है। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करने के लिए हमने क्या किया, प्रश्न उतार लिया और उसका जो सही वाला उत्तर है वो हमने लिख लिया। अब प्रश्न क्या था कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी। तो आपको पता होगा कि टोटल 6 प्रकार की स्थितियां बनती हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में। और सबसे आखिरी वाला जहाँ पे ध्रुव और फोकस के बीच में, ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच में जब वस्तु होती है तब उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, ठीक है, सीधा आभासी एक ही स्थिति में बनता है। तो यही आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। और हमने बस देखिए प्रश्न उतारा, उत्तर लिखा, उसका जो सही वाला विकल्प है वो लिख दिया। आप चाहे तो सही निशान भी लगा सकते हैं, इतना ही कर देंगे, इतना ही पर्याप्त रहेगा। और याद रखें, जैसे कि कोई भी बहुविकल्पी प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, जिसका ठीक आंसर आपको याद नहीं आ रहा है, आप प्रश्न उतार दें, उत्तर लिख दें, ऑप्शन अभी ना लिखें, ठीक है। लास्ट में जब एकदम बच जाए, आपके सामने ही तो रहेगा ही, तो आपको जो भी समझ में आए या फिर कभी याद आ जाए तो वो उसका सही जवाब लिख दें। कभी भी गलत करने की कोशिश ना करें कि कुछ भी हो भर दें, तो उतने के लिए जगह छोड़ दें ताकि सही जवाब भरा जा सके बाद में भी। तो ऐसा करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चारों विकल्प उतारने की आवश्यकता तो नहीं लगती हमें कि ऐसा कोई ज़रूरत होगी, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप ऐसा कर लें, ठीक। और उसके बाद अगर फिर भी उत्तर ना मिल पाए तो कोनो भी एक उत्तर सही से विकल्प देख करके लिख दे। जैसे ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ एकदम परफेक्ट सही ही खोजें, कोई भी एक विकल्प लिख दे और संभावना रहती है कि भाई 4 में से 1 सही ही होता है, तो हो सकता है कि आपका वो उत्तर सही हो जाए और आपको नंबर मिल जाए। तो ऐसा आप कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रश्न था कि दूसरे एक खा वाला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए आवश्यक अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो आँख के दूर बिंदु के बराबर होती है। ये कैसे पॉसिबल है, इसको बात को अगर हम समझाना चाहें आपको, तो भाई बात यूँ आती है, आप ऐसे इस बात को थोड़ा सा समझें। जब भी निकटदृष्टि दोष होता है तो इसका मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति की आंख से
ये हमारी आँख है। इस व्यक्ति से के आँख में अगर निकट दृष्टि दोष है तो इसका मतलब है कि निकट की वस्तु तो दिखाई दे रही है जो इतनी डिस्टेंस पे है, पर बहुत ज़्यादा दूर जो है वो वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, यानी वस्तु की स्थिति क्या हो गई, वो अनंत हो गई। ठीक है, अनंत हो गई। और इसका दूर बिंदु यानी कि प्रतिबिंब जहाँ पे बनता है वो हो गया उसका दूर बिंदु, जो कि हो गई v की वैल्यू, कुछ भी हो सकती है, 10, 20, 50, 60 कुछ भी हो सकती है। और इसकी हमको फोकस दूरी ही तो ज्ञात करनी है। फोकस दूरी किसके बराबर होगी, ये हमको ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। और यहाँ पे क्या करते हैं आप, 1/v, v की वैल्यू जो भी होती है यहाँ पे रखते हैं 1/f बराबर, और माइनस 1/u। u का मान जो होता है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट होता है 0/1 के बराबर, 1/0 के बराबर, 0 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट ये पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तो f बराबर क्या दिखाई दे रहा है, v के बराबर दिखाई दे रहा है, यानी कि जो फोकस दूरी होती है वो v के बराबर होती है। v का वही बिंदु है जहाँ पे प्रतिबिंब बनना है और उसी को कहते हैं इसका दूर बिंदु। और विकल्प के आधार पर भी देखेंगे तो यहाँ पे आँख से दूर बिंदु की दूरी से कम होता है, उसके बराबर होता है, उससे अधिक होता है, सब दूर बिंदु से संबंधित ही बात की जा रही है। इसके वजह से ये दूर बिंदु के बराबर वाली स्थिति होती है। और अगर आपने हल किया है इस प्रकार के प्रश्नों को तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, एग्जाम में भी ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि हम किसके बराबर करें, अगर आपने इस दूर दृष्टि दोष वाले प्रश्नों को अच्छे से हल किया है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक लाइन छोड़ दी है और अगले प्रश्न को लिखा है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, तो उसका उत्तर है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है। यहाँ पे कई चीज़ें भी दी गई है, जूल, कूलाम, वोल्ट, एम्पियर। एम्पियर होता है धारा का मात्रक, वोल्ट होता है विभवांतर का, और आवेश तो कूलाम का हो गया और जूल हो गया ऊर्जा का मात्रक। और अब अगला जो प्रश्न है वो अगर हम देखें तो भाई जो चौथा इसका है, विद्युत जनित स्रोत है, किस चीज़ का स्रोत है। और एक ख़ास बात, जब भी कोई चीज़ गलत हो जाए उसे एक बार ऐसे लाइन खींचकर काटें, ऐसा नहीं कि आप पता चला ऐसे 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 गूंज दिए। इससे क्या होता है कि जो पूरे पेपर में देखेंगे जो भी कटा हुआ बिंदु है वो तुरंत हाईलाइट हो जाता है, गंदा कॉपी दिखाई देती है। तो इस वजह से उससे इतना गूंजने से बचना चाहिए। इसमें तो टाइम भी जाता है, दूसरा कॉपी भी ख़राब हो जाती है, तीसरा आपके नंबर कम होने की संभावना बढ़ा देता है इस चीज़ को। तो हल्का सा कट लगाएं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ये हमने 2 बार कर दिया, आप 1 बार ही करें तो ही बेहतर है। आगे, विद्युत जनित किसका स्रोत है, किस विद्युत जनित से क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे विकल्प में था विद्युत ऊर्जा, विद्युत आवेश, यांत्रिक ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत जनित से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2। पहला पूरा खत्म हो गया, प्रश्न संख्या 2 हो गए। इसमें क ख ग करके 3 प्रश्न हैं और हमने इस प्रश्न को यहीं पर लिख लिया है। पर आपसे ये निवेदन है कि आप ऐसा गलती ना करें, ठीक है। इनको थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखेंगे, दूर दूर लिखेंगे, और इन प्रश्नों के बीच में जहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो रहा है एक लाइन के बजाय 2 लाइन छोड़ देंगे। बट एक ही पेज पे आप पहले प्रश्नोत्तर को ख़त्म करने के बाद दूसरा वहीं पे ना शुरू कर देंगे। कहेंगे सर पेज बचे हुए, पर पेज बचाने की कोशिश मत करना भैया, आपके नंबर कम हो जाएंगे, कॉपी गंदी दिखेगी और वाट लग जाएगी आपकी। तो उससे बचने के लिए आपको चाहिए कि प्रश्नोत्तर संख्या ये जो 2 है, ठीक है, उसको नए पेज पे डालें ताकि एक ही पेज पे सभी प्रश्न के उत्तर आपको दिखाई दे जाए। और ज़्यादा बेहतर कोशिश करें कि हर एक प्रश्न, जैसे ये प्रश्न खत्म हुआ तो हमने केवल 1 लाइन छोड़ी है, आप 2 लाइन या फिर 3 लाइन छोड़ें, ठीक। कॉपी काफ़ी चौड़ी होती है, चौड़ाई काफ़ी अधिक होती है तो, और लंबी भी होती है। तो ये क्वेश्चन के देखिए, ये जो पूरा हमने लिखा है हमने 3 लाइनों के लिए प्रयोग किया है, और वहाँ पे संभावना ये है कि 1 लाइन में ख़त्म हो जाए भाई, क्योंकि उनके लाइन ये जो गैपिंग होती है ना, इसकी लंबाई कम होती है, ठीक है, इसकी चौड़ाई कम होती है, जिसकी वजह से आप कितना भी अच्छा लिखना चाहेंगे तो बड़ा अच्छा थोड़ी नहीं लिख पाएंगे, छोटा छोटा लिखेंगे और काम ख़त्म कर देंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब गैप छोड़ेंगे तभी ये एक पेज पे सब कुछ समा पाएगा।
तो ज़्यादा बेहतर कोशिश ऐसे करें। ओके, तो इतना समझ में आ गया। अगला जो दूसरे का क नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो इसका उत्तर है अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी तो अनंत होती है। तो आप ऐसे ही सीधे सीधे उत्तर लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। और अनंत के नीचे काली पेन से ऐसे लाइन खींच देंगे ताकि वो दिखाई दे, उभर के आए। अब ये हम क्या बात कर रहे हैं, अगले प्रश्न को अच्छे से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगला है अंतिम पंक्ति, यहाँ पे देखेंगे। अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। अब बच्चा अगर आगे देखे क्लास चल रही, वो पीछे बैठा है, इतनी दूर बैठा हुआ है, तो दूर से देखने पर चीज़ें साफ नहीं दिखाई दे रही हैं, तो यानी कि उसको निकट दृष्टि दोष हुआ है। दूर वाली चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, यानी कि उसे निकट दृष्टि दोष हुआ है। तो विद्यार्थी में निकट दृष्टि दोष है या फिर विद्यार्थी को निकट दृष्टि दोष हुआ है। इसे अवतल लेंस के चश्मे को लगाकर ठीक किया जा सकता है या फिर दूर किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। और ऐसे में निकट दृष्टि दोष के नीचे हमने काली पेन से एक लाइन खींच दिया है। अवतल लेंस के नीचे हमने एक काली लाइन खींच दी है। जैसे क्या है कि आपको ऊपर ही दिखाई दे जा रहा है निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस, बात खत्म, यानी कि नंबर 2, आगे बढ़ो। ये होती है बातें। अगला प्रश्न जो है वो है एम्पियर की परिभाषा लिखिए, यानी एम्पियर क्या है उसके बारे में ज्ञात करने की बात की गई है। तो एम्पियर की परिभाषा क्या होती है कि यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है तो उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, यह प्रवाहित हो रही होती है। तो 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। तो ये हो गया आपका इस प्रश्न का उत्तर। इतना समझ में आ गया। अब प्रश्न संख्या जब 3 डालना है तो वही बात हो गई, जैसे कि हमने यहाँ पे जगह बचाई, आपको बिल्कुल नहीं बचाना है, नए पेज पे जाना है। प्रश्नोत्तर संख्या डाल दिया है, एक लाइन छोड़ दिया, उसके बाद का नंबर डाला। और का नंबर प्रश्न देखेंगे, ये छोटा सा प्रश्न है, ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप पूरा क्वेश्चन ही उतार दें। आपके एक लाइन में आता है वो क्वेश्चन, और क्वेश्चन को लिखने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। बात यह याद रखिएगा, आप ज़्यादातर समय एग्ज़ाम में सोचते हुए बिताते हैं। मेरे साथ तो यही होता था। एग्ज़ाम में लिखना क्या है, 3 घंटे में ये आराम से कवर हो जाता है। 3 घंटे में आखिर आप कितना ही लिखेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा भी लिखा जा सकता है। आप तो ऐसा कर सकते हैं कि अपनी कॉपी के बजाय पड़ोसी की कॉपी भी पूरा भर सकते हैं 3 घंटे में। तो इतना ज़्यादा समय होता है 3 घंटे, बट सोचने और ज़बरदस्ती दिमाग लगाने में, बतियाने में काफ़ी ज़्यादा समय व्यर्थ कर देते हैं। वही समय को बचा लें, चीज़ों को, प्रश्नों को उतारने के प्रयास करें, नकल करने पर ज़्यादा जोर न दें। ठीक है, तो ऐसे में आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के लिए विभिन्न ढंग स्पष्ट कीजिए। तो कौन कौन से ढंग है वो स्पष्ट करना है। तो बाकी जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो हम किसी और वीडियो में, जब इसके मॉडल पेपर का सॉल्यूशन ले आएंगे तब बताएंगे। और इसको अगला जो वीडियो होंगे, 3 वीडियोस आएंगे मॉडल पेपर के। खंड का में आपको भौतिक विज्ञान निपटाएंगे, फिर खंड खा में आपका रसायन विज्ञान, फिर खंड का में आपका जीव विज्ञान, सब निपटाएंगे। आगे ये सारे सेट आने वाले हैं, धीरे धीरे सभी सेटों को हम हल करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए 2021 में भी 2 पेपर हुए थे, 2 सेट हुए थे। गणित के तो 2 ही हुए थे, विज्ञान के भी विज्ञान के भी 2 ही सेट हुए थे। उन सब का सॉल्यूशन लाएंगे और 2020 का भी पूरा सॉल्यूशन हम लाएंगे। तो बस बैठे रहिए ऐसे ही, और हम सभी क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कॉपी कैसे लिखी जाती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।